अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के इन एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले जैसे आप लोग जानते ही हैं कि केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनको एजेंसी के लोग, उनको एस्टेब्लिशमेंट के लोग उठाकर ले गए थे और उनको चाय पिलाई गई। अब क्या कहा गया, कहा जाए, क्या किया जाए, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जो कुछ होता है, वैसे कोई ये कहे कि अगर हम बहुत फेवर में हैं अली अमीन गंडासपुर साहब की, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। शेख रशीद साहब, जो कि इससे पहले शेख रशीद साहब को भी ले जाया गया था और कुछ अरसे के बाद उन्हें जब छोड़ा गया, तो शेख रशीद साहब ने ये कहा कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है और पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है। शेख रशीद साहब का ये भी कहना था कि जिन लोगों के ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, यानी कि गेट नंबर 4 के लोग, उनके ऊपर उन्हें बहुत भरोसा था। लेकिन शेख रशीद साहब का ये भी कहना था कि जब उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उन्हें ले जाया गया, उसके बाद वो किसी को कुछ कहने के काबिल नहीं है। ये बातें शेख रशीद साहब ने कही और इसी से मिलती जुलती बातें जो हमने सुनी एक तरह से केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब से, जिनका ये कहना है कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या किया गया है। यकीनन उनके साथ बहुत ही कोई गलत सलूक किया गया होगा, कुछ गलत बातें हुई होंगी, जिसकी वजह से वो ये स्टेटमेंट देने पे मजबूर हो गए। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि एक बार फिर केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनका कहना ये है कि वो अपना एक डेलीगेशन भेजेंगे जो कि अफगानिस्तान जाएगा और अफगानिस्तान में जाकर बात की जाएगी टीटीपी के अटैक्स को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें गवर्नमेंट पे, या कह लीजिए कि मशीनरी पे, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसके ऊपर उन्हें कोई भरोसा नहीं है और वो बात करेंगे, जाकर अपने डेलीगेशन डायरेक्ट भेजेंगे और बात करेंगे। इसके साथ ही जो है वो गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, उसमें ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी काफी भड़के हुए, काफी नाराज दिखाई देते हैं केपीके के चीफ मिनिस्टर की इस बात से। और उनका कहना ये है कि ये बिल्कुल एक तरह से गलत काम कर रहे हैं और इन्हें डायरेक्ट जो है वो बात नहीं करनी चाहिए अफगानिस्तान में। लेकिन अली अमीन गंडासपुर साहब का कहना है कि वो ऐसा ही करेंगे और वो एक तरह से अपना डेलीगेशन भेजेंगे और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात की जाएगी। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडासपुर साहब जो हैं किस तरह से इस चीज को लेकर चलते हैं और कब वो अपना डेलीगेशन भेजते हैं। क्या उसके बाद जो कुछ अब कह लीजिए कि जो कुछ हो रहा है केपीके में, या जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, क्या उस प्रॉब्लम्स में कोई कमी आएगी या नहीं आएगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन काफी टेंस है। चाहे बलूचिस्तान को ले लीजिए, चाहे केपीके को ले लीजिए, दोनों ही प्रोविंसेस इस वक्त ऐसी हालत में है जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के हाथ पांव फूले हुए हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज और फौज भी काफी परेशान है कि इन लोगों को आखिर हैंडल करें या मैनेज करें या कंट्रोल करें तो कैसे किया जाए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो केपी के है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे जी लकी मरवत, बन्नू, बाजोड़ और कई दूसरे इलाके हैं जिसके चीफ मिनिस्टर, ये आपने देखा ही है कि अली अमीन गंडासपुर साहब है। वहां पर पुलिस वालों को ले प्रोटेस्ट कर रखा है। जी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और वो काफी दिन से जो है रोड के ऊपर बैठे हैं। सादे लिबासों में ये पुलिस वाले हैं और उनका कहना ये है कि कल से पुलिस के यूनिफॉर्म में प्रोटेस्ट होगा। और ये प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट है? ये प्रोटेस्ट है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। जी हाँ, और पुलिस वालों का कहना ये है कि केपी के का जो प्रोविंस है, जो हमारा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहां से फौज फौरी तौर पर निकल जाए। ये फौज कोई भारत की, चाइना की, अमेरिका की, ईरान की, अफगानिस्तान की फौज को नहीं कहा जा रहा। ये पाकिस्तान की फौज को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं पाकिस्तान के ही शहरी, यानी कि केपी के जो के है, जहां पर आप लोग जानते हैं कि जिनके चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है कई दिनों से, वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो प्रोटेस्ट करने बैठा है और सारे पुलिस वालों ने हड़ताल कर रखी है। वो बाहर रोड के ऊपर हैं और उन्होंने कहा है कि कल से वो लोग यूनिफॉर्म में प्रोटेस्ट करेंगे, यानी अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर बैठेंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट किस बात का है? प्रोटेस्ट इस बात का है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एजेंसी फौज जो केपीके में मौजूद है, ऑपरेशन के नाम पर जरब अजब या जो भी नया नया नाम ये रखते हैं,
ऑपरेशंस के, उसके लिए जी वो लोग तैयार नहीं है और उनका कहना ये है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी जो है उनके प्रोविंस से बाहर निकल जाए। अब क्या पाकिस्तान की आर्मी इस चीज को तैयार होगी? क्या फौज इस बात के लिए तैयार है? हमें तो यही पढ़ाया गया, लिखाया गया कि जी फौज की वजह से ही पाकिस्तान बचा हुआ है, वरना तो कब का कौन हमें खा गया होता। एक लंबी लिस्ट है जो हमें खाने को बैठे हैं मगर खा नहीं पा रहे। ये बातें सिखाई गई, पढ़ाई गई। पाकिस्तान बना जी 1947 में, उस वक्त से लेकर अभी तक 2024 तक आखिर सिचुएशन जो है वो संभल क्यों नहीं पाई? आखिर हम ठीक क्यों नहीं हो पाए? आखिर हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर क्यों नहीं हुई? हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर क्यों नहीं हुई? ये कई सवाल हैं जो आज के स्टूडेंट्स, आज के लोग जो हैं वो अपने इदारों से भी कर रहे हैं, अपने पॉलिटिशियंस से भी कर रहे हैं, अपने सीनियर से भी कर रहे हैं और अपने आप से भी शायद कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की हालत क्यों है। पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर, बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर किसको माना जाता है? सारी दुनिया में अगर कोई अच्छा फॉरेन मिनिस्टर है तो उसकी तारीफ ये होती है कि उसने किसी दूसरी कंट्री के साथ अपनी कंट्री के जो टर्म्स हैं उसको बेहतर किया। वो अपनी कंट्री के लिए दूसरी कंट्री को इस बारे में मना सके या मनवा सके कि वहां से बिजनेस जो है वो उनकी कंट्री में आए और वो महफूज होंगे, उनकी जानें भी महफूज होंगी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर वो है जो किसी भी दूसरी कंट्री को इस बात के ऊपर राजी कर ले कि पाकिस्तान में आपने लोन देना है, पाकिस्तान में आपने इन्वेस्टमेंट तो खैर कोई खास कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ आपने कर्जा देना है, आपने डोनेशन देनी है। हमारे यहाँ फ्लड आ गया, हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ गया, हमारे यहाँ कोविड आ गया, हमारे यहाँ कोई और बीमारी आ गई, हमें कोई और प्रॉब्लम आ गई, और यही दिखा दिखा कर हम सिर्फ सारी दुनिया से पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर जिसको भी बनाया जाता है उसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी यही देखी जाती है। हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर का भी यही काम होता है, चाहे इमरान खान हो या चाहे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, या जिसकी गवर्नमेंट भी देख लीजिए, रात के 3 बजे कोई ट्वीट आती है फॉरेन मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से और वो ये मुबारकबाद दे रहे होते हैं कि जी आईएमएफ ने कर्जा देने के लिए हाँ कर दी है, या आईएमएफ ने या वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि जी हम सोचेंगे और हम दे देंगे आपको लोन। इस किस्म की ट्वीट्स आपको सिर्फ पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ही लगाते हुए दिखेंगे, किसी और दुनिया में ऐसा नहीं होता या किसी और कंट्री में ऐसा होता हुआ हमने नहीं देखा। पाकिस्तान जो है उनका ख्याल, यानी कि जब पाकिस्तान बनाया गया था और पाकिस्तान में जो लोग आए थे या पाकिस्तान में जो लोग रहते थे, जिनका ख्याल था कि जी पाकिस्तान को हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की कंट्री बना देंगे क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के साथ रह नहीं सकते थे, ये कहकर हम यहाँ पर आ तो गए। लेकिन अगर उसके बाद ये होता कि भारत की हालत खराब हो जाती या उसकी वो हालत हो जाती कि उनके पास ना इकोनॉमी होती, ना फॉरेन पॉलिसी होती, ना कोई लीडर होता, तो हम जरूर कहते कि देखिए देखिए जी हम तो बहुत टाइम से कट लिए, वरना अगर हम भी वहीं होते या हमारी कंट्री भी उनके साथ ही जुड़ी रहती तो हमारा भी यही खराब हाल होता। लेकिन हुआ उसका उलट। हुआ ये कि भारत ने तरक्की कर ली हमारे निकलते ही, यानी हम ही पनौती बने हुए थे शायद, वरना हमारे बाहर आते ही या पाकिस्तान बनते ही भारत ने तरक्की शुरू कर दी और भारत की इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो वो बेहतरीन होती चली गई। बहुत से लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि जी आप जो है पाकिस्तान में बैठ के बात करती हैं और आप ये कहती हैं कि जी वहां पे जो है गवर्नमेंट बड़ी अच्छी चल रही है, और वहां के मीडिया को देखिए कि वहां का मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की तारीफें करता है और हमारा मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के ऊपर क्रिटिसाइज करता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि शायद आपने सारे टीवी चैनल्स नहीं देखे भारत के, इसलिए कि वो भारतीय जर्नलिस्ट, वो भारतीय कह लीजिए एनालिस्ट और कई लोग ऐसे जो पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट हैं, उनको आप पूछ लीजिए कि वो किस चैनल पे काम करते हैं, वो किस न्यूज़पेपर के साथ हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में हर तरह के लोग मौजूद हैं और हर तरह का मीडिया है, जो क्रिटिसाइज करता है वो भी और जो तारीफें करता है वो भी। अब अगर आप जा जाकर उन्हीं को देखते हैं जो तारीफ कर रहे हैं तो इसमें भला मेरा क्या कसूर। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की तारीफ करता है उसको आपको टीवी चैनल पे काम भी मिल जाता है, सरकारी टीवी चैनल पे भी मिल जाता है, प्राइवेट पे भी मिल जाता है, और जो क्रिटिसाइज करते हैं वो मेरी तरह से बाहर बैठे होते हैं, यूट्यूब पर होते हैं या किसी अपने तौर पे कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी कोई सुनने को तैयार नहीं, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना इमरान खान और ना ही पीपल्स पार्टी। लेकिन पाकिस्तान का हाल जो है वो पहले से खराब तर होता चला जा रहा है और हम उसके ऊपर बात करने के बजाय, हम ये कहने के बजाय कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के कम से कम 2
प्रोविंसेस, 4 में से 2 प्रोविंसेस का हाल खराब है, हम उस पे बात करने के बजाय हम सारे वक्त ये बताते रहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना आ रहा है, जापान आ रहा है, कभी कोई कंट्री आ रही है, जबकि ऐसा कुछ भी होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल बात करने का यही तरीका है और मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग जगह जगह पे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब जो जंग या जो झगड़ा एक चल रहा है बलूचिस्तान और केपीके में, वो बहुत सीरियस हो चुका है। उसकी बात वजह ये भी है कि शायद इन लोगों को ये समझ आ गई है, केपीके के लोगों को, कि अगर हमने बात की मारे हम तब भी जाएंगे, अगर हम चुप रहे मारे हम तब भी जाएंगे, तो बेहतर ये है कि बोल लिया जाए और बोल के जो कुछ होता है वो सह लिया जाए। तो इसलिए वो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं और वो बार बार बात कर रहे हैं। उनके बाद अगर ये कहा जाए कि जी वो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, तो आपकी मर्जी, लेकिन क्या बलूचिस्तान के लोग भी इमरान खान के सपोर्टर्स हैं? जो वो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या वो भी इमरान खान के सपोर्टर्स ही कर रहे हैं? कश्मीर जो हमारी साइड पे है, आज भी एक खबर आ रही थी और टीवी पे बड़े ज्यादा जिसे कहते हैं कि हेडलाइंस के तौर पे चल रही थी, कश्मीर के लोगों के लिए कोई से चाय मंगवाई गई थी, जो कि सस्ते दामों चाय मंगवाई गई थी, और वो चाय बजाय कश्मीर पहुंचने के कराची में सेल हो रही है। ये बात भी हमने देखी। पाकिस्तान में जो है वो सिचुएशन खास तौर पे सिक्योरिटी को लेकर और कई प्रोविंसेस में जो लोग नाराज हैं उनको लेकर खराब से खराब होती चली जा रही है। लेकिन उनकी आवाजों को या तो दबाने की कोशिश की जा रही है या ये किया जा रहा है कि मीडिया पे नजर ना आए, उल्टा उनके ऊपर ही कोई ना कोई बात शुरू कर दी जाए। लेकिन इस तरह करने से प्रॉब्लम हल नहीं होगा। पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान के जो लोग भी पाकिस्तान को लाते हैं, करता धरता है, उनको इस तरफ देखना ही होगा कि आखिर वो अपने काम से काम कब रखेंगे और कब वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत परफेक्टली सब कुछ सही चल रहा है। दूसरी तरफ एससीओ की मीटिंग है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो हालत है वो देखते हुए शायद ही कोई कंट्री हो चाइना के अलावा जो पाकिस्तान आने की हिम्मत करेगा या ये सोचेंगे कि चलो हम चले ही जाते हैं और इस मीटिंग में शिरकत कर लेते हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से तो खैर हमेशा ही गुजरता है, मैं तो बचपन से सुन रही हूँ कि पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन जो हालत हमने इस वक्त देखी है पॉलिटिकल पार्टीज और उसके साथ साथ जिस तरह से एजेंसीज और आर्मी आपस में लड़ रहे हैं या आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिशें कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उससे ये जरूर हुआ है कि पोल सभी के खुल गए, सभी लोग खुलकर सामने आ गए हैं। और अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है या ये जंग कहां जाकर खत्म होती है। लेकिन इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान एज अ कंट्री जो है, जिसको कि मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा बना देना चाहिए था इन लोगों को मिलके। यहाँ पर लोग ट्रेड करने आते हैं, यहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, यहाँ पर लोग लोगों को अच्छा समझते, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान का हाल बद से बदतर होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और अब कोई कौन किसको मार दे ये डेली रूटीन हो गई है। अगर डेली नहीं तो वीकली एक आदमी तो ब्लास्फेमी के इल्जाम में मारा ही जाता है। लेकिन उसके ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है, ना ही कोई बात करता हुआ कोई दिखाई देता है। हर तरफ सिर्फ यही हो रहा है, इमरान खान क्या कर रहे हैं या फिर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या जरदारी साहब ने क्या करना है। बाकी दुनिया गई तेल लेने, यानी कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को कई जखायर मिल गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान को कई जखायर किस चीज के मिल गए हैं? ये कहा जा रहा है कि जी ऑयल निकल आया है यहाँ से। जी हाँ, यानी कि अब हम भी अभी भी हैया हैया। ये देखिए, पाकिस्तान डिस्कवर्स फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। जी हाँ, अब अगर हम फोर्थ नंबर पे आ ही गए और हमारे पास इतना तेल है, तो बस फिर तो पाकिस्तान के सारे इश्यूज खत्म हो जाने चाहिए। अगर ये खबर सच है तो फिर तो हमें कहीं ना पैसा मांगने जाना चाहिए, ना हमें कहीं किसी और को कोई और कहानी सुनानी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि 2-4 दिन के बाद क्या होगा, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट में भी इमरान खान साहब ने ये कहा था कि समंदर के नीचे जी गैस के जखायर मिल गए हैं और वो इतना है
کہ 200 سال تک پاکستان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی بات کی، لیکن اگر یہ اتنے آئل نکل ہی آیا ہے تو پھر اس آئل پائپ لائن کا کیا کرنا ہے جس کے لیے ایران پاکستان کو بار بار دھمکیاں لگا رہا ہے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ پاکستان کو، یعنی کہ اسلامک کنٹری ہے، ہمارے تو بھائی ہیں نا بھائی، وہ ہماری جیسے مسلمان ہیں وہ، تو انہوں نے بھی ہمارے اسلامک ہونے کی بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں کیا، انہوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ ہمارے پاس اسلامک ایٹم بم ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم ان کو گھسیٹ کے لے جائیں گے، کورٹ کچہری ہو جائے گی، اور اگر پاکستان نے فوری طور پہ گیس پائپ لائن کے اوپر کام نہیں کیا۔ یہ کہنا ہے ان مسلم امہ کا جن کے ساتھ ہم کہتے ہیں بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسلامک کنٹری ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کافروں سے پیسہ اٹھا رکھا ہے، یعنی کہ ورلڈ بینک، IMF، امریکہ، جی ہاں، ان کافروں سے جو پیسہ ہم نے اٹھا رکھا ہے، وہ کافر کہہ رہے خبردار اگر ایران کے ساتھ کام کیا۔ لیکن یہ ساری باتیں کیا اس وقت کسی نے نہیں سوچی کہ سینکشنز ہیں ایران کے اوپر، اور ایران کے ساتھ آپ کام کرنے جا رہے ہیں، ایران کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، آپ آگے کس طرح بڑھیں گے؟ لیکن اتنی سوچ ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کی فیملیز یہاں نہیں رہتی، یہاں پہ تو میرے جیسے لوگ رہتے ہیں تو کیا کر لیں گے، تو جی اس لیے وہ ہر طرح کے ایگریمنٹ کر کے اور پیسہ ویسا کھا پی کے دوڑ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں عاصم سلیم باجوہ جو تھے، ان کا بھی ایک بڑا پرومیننٹ طریقے سے کرپشن میں نام تھا، اور عمران خان نے ان کو کلین چٹ دی تھی۔ اب وہی کام اگر دوسری گورنمنٹ کر رہی ہے اور سب کو کلین چٹ دے رہی ہے، اور صرف عمران خان کے ٹائم کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بند کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو بغیر دیکھے کہ کون عمران خان کا سپورٹر ہے اور کون نواز شریف کا، اگر کسی نے کرپشن کی ہے، غلط کیا ہے پاکستان میں، تو آپ کو انہیں اریسٹ کرنا ہی ہوگا۔ آپ نے اپنے میڈیا کو اتنی آزادی دینی ہوگی کہ میڈیا کھل کے بات کر سکے، اور آپ انہیں بار بار جو ہے FIA سے لو لیٹر نہ بھیجیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو وہ دکھ جائے گا، ساری دنیا دیکھ لے گی کہ پاکستان کی اکانومی بھی ٹھیک ہو گئی ہے، پاکستان میں کرپشن بھی کم ہو گئی ہے، یا پاکستان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کو اگر ہم دیکھیں، بنگلہ دیش نے اکانومی میں کافی بہتر کیا تھا اور کئی چیزیں ٹھیک چل رہی تھی، لیکن اس وقت ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو ہندوز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش میں جو مائنورٹی ہے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان کو میں یاد دلا دوں کہ بنگلہ دیش وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہی جڑ کے ہمیں ملا تھا، اور اس کے بعد ہم سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بنا تھا۔ تو جو جراثیم، جو کیڑے ہمارے دماغوں میں ہیں، سیم وہی پرابلم جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے۔ بنگلہ دیش والے جو ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہاں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ریلیجن کے، کسی بھی اور ریلیجن کے لوگ جو ہے جو کسی اور فیتھ کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہاں، ہم ان سے پیسہ لے سکتے ہیں، ہم ان کے بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں، ان سے لون مانگ سکتے ہیں، ان سے ڈونیشن لے سکتے ہیں، ان کی کنٹری میں جا کے کرائم کر سکتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے اپنے لوگوں کو بھر سکتے ہیں ان کی کنٹری میں جاب کرنے کے لیے، یا کسی بھی طریقے سے انلیگل طریقے سے بھی ہم ان کی کنٹری میں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، ہم انہیں اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، اور جو جنت بنائی گئی ہے وہ صرف ہمارے لیے ہی ہے، اور اس میں اور کوئی داخل ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں۔ اور ہماری نیکی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم زندہ لوگوں کو جلا دیتے ہیں ریلیجن کے نام پہ۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک پاکستان سنبھل نہیں پایا، نہ ہی کسی کہنا چاہیے کہ اکانومی میں یا کسی چیز میں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی حالت خراب سے خراب ہوتی چلی گئی، جس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ملا مافیا کا ہے۔ اور یہ ملا مافیا صرف وہ نہیں ہے جو آپ کو مدرسوں میں دکھتی ہے، جو آپ کو ایسے مسجدوں مدرسوں میں یا کہیں بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھے ہیں، اور یہ آپ کے لیے اتنے ہی خطرناک ہیں جتنا کوئی بھی کرمنل ہو سکتا ہے۔ آپ کی جان کو اس طرح کے لوگوں سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کب کیا کہہ کر یہ آپ کا سر تن سے جدا کروا دیں۔ ایسے لوگوں سے احتیاط کریں، ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہوں، چاہے آپ ان سے بات کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ کے پیچھے لگے ہوں، چاہے وہ آپ کو ٹی وی پہ یا کہیں چینلز پہ دکھائی دیں، یا آپ کو سڑک پہ چلتے دکھائی دیں۔ ایسے لوگوں سے احتیاط ہی آپ کو جو ہے بچا سکتی ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہاں سے میں چلتی ہوں، اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت جلد مزید ڈیٹیلز اور اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، اس لیے کہ KPK میں یعنی کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت ماحول کافی ٹینس ہے اور یہی حال بلوچستان کا ہے. تھینک یو.